Recording is on. So, friends, today we are going to learn the next chapter of English as we have started the advanced English which every student, teachers, or the executives should learn. तो पिछले हमने लेक्चर में थोड़ा सा उसका पढ़ने का तरीका बताया था. नाउ आई विल अगेन ओपन दैट बुक and show that book to you, and then we will slowly start learning. फिर धीरे धीरे हम उसको सीखना शुरू कर देंगे. तो मैंने आपको अब ये बुक खोल कर शेयर करनी है फ्रॉम वेयर वी आर लर्निंग. तो अभी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ये बुक नज़र आ रही होगी. तो इस बुक को हमने शुरू किया था. तो इसमें हमने आई विल रिकैपिचुलेट व्हाट वी हैव लर्न सो फार. उसका थोड़ा सा आपको समरी बताता हूँ कि हमने अभी तक क्या सीखा है. तो हमने यहाँ पर बताया है कि जो इंग्लिश है ये दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड अ वाइडली यूज लैंग्वेज. ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज़ में ये इंग्लिश जो है दिस इज़ देयर फर्स्ट लैंग्वेज. इसलिए इसको लिंगुआ फ्रैंका भी बोलते हैं. लिंगुआ फ्रैंका या ब्रिज लैंग्वेज. ब्रिज लैंग्वेज मीन्स अगर किसी को आप मान लीजिए अगर चाइना में चले जाते हैं तो वहाँ चाइनीज़ नहीं आती है आपको, तो आप एक वहाँ काफ़ी लोग आपको मिल जाएंगे जो इंग्लिश समझते हैं, हिंदी नहीं समझेंगे. तो इसको इसलिए ब्रिज लैंग्वेज कहते हैं. जो एक ब्रिज डिफरेंट कम्युनिटीज़ में एक ब्रिज एक पुल बनाती है जिससे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें. तो ये 60 कंट्रीज़ में ये समझी जाती है. दैट्स व्हाई दिस इंग्लिश लैंग्वेज इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू लर्न. इसी तरह मान लीजिए आप जर्मनी में चले जाते हैं तो जर्मनी में जर्मन तो आपने सीखी नहीं है. तो वहाँ अगर जर्मन सीख भी ली तो वो सिर्फ जर्मनी में ही यूज़ हो सकती है. लेकिन जो इंग्लिश है दिस कैन बी यूज इन 60 डिफरेंट कंट्रीज. 60 अलग अलग कंट्रीज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह से मान लीजिए कोई जर्मनी से यहाँ आ जाता है इंडिया में तो वो इंग्लिश बोलकर यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकता है सबके साथ. तो इसलिए इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इंग्लिश में हम ये एस्पेक्ट्स कवर करेंगे: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड डिबेटिंग. ये हमने बताया था. फिर बताया था कि इसको हमने सीखना कैसे है. तो ये बताया था कुछ के ये अगर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट बोलना है तो स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि हाउ डू यू स्पेल द वर्ड एलिफेंट. आप एलिफेंट के स्पेलिंग बताइए. तो वो स्टूडेंट को ये कहना पड़ेगा वो स्पेल द वर्ड एलिफेंट एज ELEPHANT. तो इसलिए ये उससे क्या है कि आपकी जुबान जो है, टंग जो है, वो ट्रेन होगी इंग्लिश बोलने के लिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसको जुबान को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट इंग्लिश शुड बिकम योर फर्स्ट लैंग्वेज. तो ये इसको फर्स्ट लैंग्वेज हमने बनाना है इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और शुरू से ही मैं बीच बीच में इसीलिए इंग्लिश बोलता हूँ कि यू शुड नाउ स्टार्ट लर्निंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश. तो अब मैं बोलता हूँ तो यू आर लर्निंग हाउ टू लिसन इंग्लिश. ठीक है. तो ये आप अपने घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. फिर हमने यहाँ पर बताया था कि कुछ वर्ड्स हैं और ये अगर आपने पढ़े भी हुए हैं जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, आपने ये पढ़ा हुआ है तो वो भी आपको दोबारा से हमें नए तरीके से अब ये इसको सीखना पड़ेगा ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, हर तरह के स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं या एग्जीक्यूटिव्स हैं जो अपनी कंपनीज में काम करते हैं या काम करना चाहते हैं या अपना कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो उनको भी जो इंग्लिश सीखनी है उसके लिए एक वी विल हैव टू यूज़ ए स्पेसिफिक मेथडोलॉजी. उसके लिए हमें एक नई पेडागोजी के साथ ये सीखना पड़ेगा ताकि हम प्रोफेशनल इंग्लिश, जिसको मैंने बोला था कंटेंट ग्रेड इंग्लिश, सीख सकें. उसी का फ़ायदा है. अगर आई गो ही कम वाली इंग्लिश से बात नहीं बनेगी. बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं. और दूसरा आपने ये भी देखा होगा कि वो मिक्स करते हैं. पहले एक सेंटेंस बोलकर इंग्लिश में फिर हिंदी में शुरू हो जाते हैं या अपनी जो लैंग्वेज लोकल होती है उसमें शुरू हो जाते हैं.
वो बहुत ही गलत आदत है। जैसे वो कह देते हैं कि आई वॉज गोइंग टू स्कूल टुडे, और टीचर जो था वो स्कूल में आया ही नहीं था। यानी कि अब ये देखिए कि दो सेंटेंस पहला इंग्लिश में बोला, क्योंकि इतनी बोलनी आती है, इससे ज़्यादा बोल ही नहीं सकते, फिर वो हिंदी में शुरू कर देते हैं। सो दिस इज अनएटिकेटेड यूज ऑफ इंग्लिश, यानी कि ये एक सिविलाइज्ड तरीका नहीं है इंग्लिश बोलने का। तो जब आपने इंग्लिश बोलनी है तो इंग्लिश ही बोलिए, तो जब आपने हिंदी बोलनी है तो हिंदी बोलिए। बीच में कुछ वर्ड्स आप हिंदी बोलते वक्त इंग्लिश के यूज़ कर सकते हैं, और करने भी पड़ेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों क्यों करने पड़ेंगे। लेकिन यू हैव टू बी प्योर। प्योर मीन्स प्योर इन यूजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसलिए आप जल्दी से इसको बोलना शुरू कीजिए। अब आज मैं आपको कुछ इसके कंटेंट्स, जो जो ये हमारी बुक है, अ, इसके कंटेंट्स, मतलब कि इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे वो बताऊंगा। लेकिन इसको बताने से पहले मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैंने पहले लेक्चर में भी ये बताया था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं फर्स्ट क्लास से इंग्लिश शुरू करते हैं, और वो इंग्लिश की एमए भी कर लेते हैं। यानी कि 18-20 साल वो इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है। दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू अप्लाई देयर नॉलेज ऑफ इंग्लिश इन देयर कैरियर्स। अपने कैरियर में उसको नॉलेज, इंग्लिश की नॉलेज को वो यूज़ नहीं कर पाते। 18 साल पढ़ने के बाद भी, 18 से 20 साल पढ़ने के बाद भी उनको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है, और उसको किसी भी तरह से अपने कैरियर एडवांसमेंट में वो यूज़ नहीं कर पाते। तो अब 18-20 साल अगर इंग्लिश पढ़नी आपको पड़े और पढ़ानी मुझे पड़े, तो इतनी देर तक तो मैं शायद रहूँगा भी नहीं। तो इसलिए वी विल हैव टू कंप्रेस दिस कोर्स। इस कोर्स को हम छोटा करने की कोशिश करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मैं कंटेंट्स में तो आपको बताऊंगा कि ये है, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आई विल हैव टू स्किप सम ऑफ द टॉपिक्स व्हिच आर मेंशन्ड इन दिस सिलेबस। इसमें से कुछ टॉपिक्स मेरे को छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं पूरा आपको पढ़ाना लग पड़ा तो ये लग जाएंगे 18 से 20 साल। तो हम इसको जल्दी से जल्दी कोर्स को एक बेसिक प्रिलिमिनरी लेवल जो कोर्स है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप 18-20 साल भी लगा लेंगे तब भी आपको इंग्लिश नहीं आ सकती। तो इसलिए इसको जैसे मैं कहूँगा, तरीका जो बताऊँगा आपको, वही आपको फॉलो करना पड़ेगा, और हम इसमें सिलेबस में सारे जो ये टॉपिक्स मेंशन्ड हैं यहाँ पर वो कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं इसको कोर्स को कॉम्प्रेस कर दूंगा, यानी कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की आपको कोशिश करूँगा। फिर अगर आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, अपने आप सीख सकते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स मेरे से सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं अलग से एडवांस्ड इंग्लिश जो है, स्पेशल इंग्लिश जो है, जिसको अपने वो कैरियर में यूज़ कर सकें, वो सिखा सकता हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसलिए अभी कंटेंट्स में अब लर्निंग द एबीसीज ऑफ इंग्लिश, एबीसीज होता है फंडामेंटल्स। तो एबीसीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसमें कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है ये हम बताएंगे। फिर रेफरेंस लैंग्वेज, रेफरेंस लैंग्वेज होती है जिस लैंग्वेज को यूज़ करके हम इंग्लिश पढ़ाएंगे। ठीक है, हम सिर्फ इंग्लिश यूज़ करके तो इंग्लिश पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वो तो आती नहीं लोगों को। तो रेफरेंस लैंग्वेज होगी हमारी हिंदी, या कोई जो बाहर रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई पंजाब में रहता है तो वो पंजाबी यूज़ कर सकता है, कोई महाराष्ट्र में रहता है तो मराठी यूज़ कर सकता है, गुजरात में रहता है तो गुजराती यूज़ कर सकता है, रेफरेंस लैंग्वेज टू टीच इंग्लिश। ठीक है, तो उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज नीड, की ज़रूरत क्या है इसकी, तो ये हम डिस्कस करेंगे कि ज़रूरत क्या है। फिर है इंग्लिश इन एजुकेशन, के पढ़ाई में इंग्लिश का क्या रोल है। फिर इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव्स फॉर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स हैं उन उनके लिए ऑब्जेक्टिव, यानी कि उन्होंने इंग्लिश पढ़ने के बाद क्या हासिल करना है, तो वो हम बताएंगे। फिर अल्फ़ाबेट विद वर्ड्स, अल्फ़ाबेट आपको पता है जो 26 26 अल्फ़ाबेट होते हैं वर्ड्स के साथ, लेकिन
इसमें तरीका हमारा थोड़ा सा अलग होगा। आपने पढ़े होंगे सबने ए फॉर एप्पल वगैरह, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, आपने पढ़ा होगा, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा सा अलग होगा, बिकॉज वी हैव टू लर्न मैक्सिमम इंग्लिश इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। तो फिर आगे है काउंटिंग इन इंग्लिश, के काउंट कैसे करना है इंग्लिश में। 1 2 3 4 तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब आगे का हम पढ़ेंगे कि मिलियन बिलियन कैसे वो नंबर होंगे और कैसे आपने उसको लिखना है। फिर है कॉमनली यूज वर्ड, जो हम अपने हर रोज के काम में बहुत से वर्ड्स यूज करते हैं, वो हम सीखेंगे। जैसे मान लीजिए खाना है तो ईट, पीना है तो ड्रिंक, जाना है तो गो, आना है तो कम, ये जो हम कॉमनली यूज वर्ड्स हैं वो सीखेंगे इसमें। फिर आगे है सिंगुलर प्लूरल, यानी कि एक, जैसे बॉय और बॉयज, बॉय सिंगुलर हो गया, बॉयज हो गया प्लूरल, यानी कि एक वचन बहुवचन। जेंडर, जेंडर इन इंग्लिश यानी कि ही शी, जो आदमी का क्या वो होगा और औरत का क्या होगा। जैसे मान लीजिए बॉय एंड गर्ल, तो ये जेंडर सीखेंगे, इसमें कई वर्ड सीखेंगे। तो ये वाले जो वर्ड्स और ये है ना, ये मैं थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये वर्ड्स की लर्निंग पूरी लाइफ में ख़त्म नहीं हो सकती। तो इसलिए हम वर्ड जो है अभी इंग्लिश के रूल्स सीखने के लिए मिनिमम पॉसिबल वर्ड सीख कर देन वी विल स्टार्ट लर्निंग द रूल्स। वो सबसे इंपॉर्टेंट है रूल्स। रूल्स हम थोड़े वर्ड्स के साथ सीख लेंगे, फिर आप धीरे धीरे वर्ड्स में आपको बताऊंगा कि ज़्यादा वर्ड्स आपने कैसे सीखने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो सारी लाइफ सीखने पड़ेंगे। तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है कि अल्फ़ाबेट से लेकर आपने जब कंटेंट ग्रेड इंग्लिश तक पहुंचना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो उसमें क्या क्या फेजेस आएंगे, स्टेजेस आएंगी जो आपको सीखनी है। फिर पार्ट बी आ गया ग्रामर। तो इसमें हम ये सीखेंगे कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स, लेबल्स, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, क्लॉजेज हैं, पंक्चुएशन मार्क्स हैं। अब ये जो है बहुत ही एक्सटेंसिव स्टडी है, तो इसको भी मैं थोड़ा कॉम्प्रेस करूँगा, ठीक है, यानी कि इसको छोटा करूँगा। आगे कंपोजिशन ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये मैं आपको उस वक्त बताऊंगा। यानी कि ये इसमें से बहुत सी चीज़ें आनी तो चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं भी आती तो आपका काम चल सकता है, ठीक है। तो वो जब ये टॉपिक पर्टिकुलर आएगा लेसन, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। एंड देन इज सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ लैंग्वेज, ये हर एक लैंग्वेज में होता है, तो इंग्लिश का भी है वो आपको इंग्लिश का बताऊंगा। अपर लोअर केस यानी कि छोटे लेटर और बड़े लेटर। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम सीखेंगे। फिर है डिटर्मिनर्स, ये आने चाहिए लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक्सटेंडेड पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी आने चाहिए, ये लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये यहाँ से हमारे रूल्स शुरू हो जाएंगे। ये छोटे रूल्स हैं अभी। यूज ऑफ इज आर एम, वाज वर, हैज हैव हैड, यूज ऑफ दिस दैट दीज दोज, एंड देन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली हमारा यहाँ से प्रॉपर इंग्लिश शुरू होगी, यहाँ से। तो फिर है आ गया हमारा रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट होता है कि जो हमने पढ़ा है उसको पक्का करने के लिए, सो दैट वी शुड बी एबल टू नाउ यूज इट। तो उसको पक्का करने के लिए अलग अलग तरीके से वही चीज बार बार बताई जाती है, पूछी जाती है, तो उसको बोलते हैं हम रीइंफोर्समेंट्स। तो वो एक तरीका है, एक पढ़ाने का तरीका है। आम स्कूल कॉलेजेस में ये नहीं करवाते रीइंफोर्समेंट्स, लेकिन हम जरूर करेंगे। तो ये है, आगे है टेंसेस। ये तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको ही पता होगा कि टेंसेस के बिना तो एक कदम भी नहीं चल सकते हम। तो टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी टाइम लगाएंगे। नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी टाइम लगाएंगे। फिर कॉमनली यूज सेंटेंसेस, ये जो है ये हमारा कॉमनली यूज सेंटेंसेस ये चलता ही रहेगा। जैसे जैसे हम इंग्लिश पढ़ते रहेंगे ये चलता ही रहेगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोल सको। why you should speak English frequently, because your tongue is not trained to speak English, so we will train our tongue to speak English language. तो इसलिए commonly used sentences
जो हम हर रोज यूज करते हैं, जैसे I am eating, he is, without even learning the rules, you should start speaking these sentences. वो मैं आपको बताऊंगा कि ये वाले sentences commonly यूज हैं, ये अभी आप बोलना शुरू कर दीजिए, रूल आप सीखते रहेंगे, धीरे धीरे सीखते रहेंगे। फिर इसकी भी री होंगी, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और डिबेटिंग की। यहाँ तक आकर हम ऑलमोस्ट सारे रूल्स कवर कर लेंगे। अगर अगर ये तो वैसे तो आपको एक पेज या दो पेज में नज़र आ रहा है, लेकिन इसको ही सीखने के लिए लोगों को 10-10, 15-15, 20-20 साल लगते हैं। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ तक फिर हम री करेंगे, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, डिबेटिंग, जो हमने ऊपर बताया कि ये हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं। अगर कोई कहे बंदा कि मेरे को रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग तो आ गया, लेकिन मैं डिबेट में, ग्रुप डिस्कशन में नहीं बोल सकता, तो फिर उसका इंग्लिश सीखने का कोई फायदा नहीं। तो इसी तरह कोई कहे कि मैं रीडिंग भी कर लेता हूँ, राइटिंग भी, बोल भी लेता हूँ, लेकिन जब कोई इंग्लिश में बोलता है टीवी में या मूवी में, मेरे को समझ नहीं आती वो क्या बोलता है, तो इसलिए वो भी इंग्लिश कंप्लीट नहीं है। तो लिसनिंग भी आपको आनी चाहिए, इस तरह ग्रुप डिस्कशन भी आनी चाहिए, डिबेट करना भी आना चाहिए। तो ये सारे पार्ट्स हो गए इसके इंग्लिश के। अब ये आगे है पार्ट सी में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इंग्लिश। तो ये हम इसमें स्पेसिफिक इन्वायरमेंट एक्सरसाइजेस बताएंगे आपको। तो इसमें जैसे मान लीजिए एक क्लास में टीचर बन जाएगा, दूसरा स्टूडेंट बन जाएगा, सिमुलेशन, हम सिमुलेशन भी इसको कहते हैं, सिमुलेट करेंगे इसको, एनवायरनमेंट को, कि एक जैसे टीचर बन गया, दूसरा स्टूडेंट, और उनमें क्या डायलॉग क्या होगा, कॉन्वर्सेशन क्या होगी, वो सिखाएंगे। एक एक्सरसाइजेज ऐसे करेंगे, जैसे एक बन गया शॉपकीपर, दूसरा बन गया बायर, तो उस उनमें क्या कन्वर्सेशन होगी वो इंग्लिश में बताएंगे। तो ऐसे कई एनवायरनमेंट्स क्रिएट करके वी विल ट्राई टू लर्न इंग्लिश। ये अब स्कूल कॉलेज में नहीं करवाते, इसलिए उनको 20 साल लग जाते हैं और इंग्लिश वो नहीं सीख पाते। तो इसलिए हमें ये एनवायरनमेंट सिमुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी और उसमें बोलकर देखेंगे। इसी तरह से आप अलग अलग एनवायरनमेंट में जाकर बोल पाएंगे। जैसे हम एक एनवायरनमेंट ये क्रिएट कर सकते हैं कि ऑफिस में दो एम्प्लॉइज आपस में बात कर रहे हैं, या एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय बात कर रहा है। तो ये सारे एनवायरनमेंट्स क्रिएट करेंगे ताकि आप कंफर्टेबली इंग्लिश को यूज कर सकें एक डिफरेंट एनवायरनमेंट से। तो आगे है, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ड्स हमें सारी लाइफ सीखने पड़ते हैं, तो वोकेबलरी एनहांसमेंट मेथड्स, वो किस तरह से हम ज़्यादा वर्ड सीख सकते हैं वो बताएंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अब हमने इंग्लिश सीख तो ली, अब इसको अप्लाई कहाँ करें। तो एप्लीकेशंस इसकी हैं कि जैसे आपने किसी ऑफिस में लेटर लिखना है, या अपने कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, या कोई आपने फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट लिखनी है, या ट्विटर के ऊपर कोई मैसेज लिखना है, या व्हाट्सएप के ऊपर आपने कोई शॉर्ट मैसेज लिखकर किसी को बुलाना है, तो ये सारी एप्लीकेशंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगी। फिर है कॉनोटेशंस। कॉनोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये एडवांस्ड इंग्लिश में आता है। तो कॉनोटेशंस अगर आप नहीं सीखते हैं तो आप प्रॉपर इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो ये आपको बाद में बताऊंगा। यूज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शन भी सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे स्टाइल गाइड बनती है, उसमें ये कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ होती हैं। तो स्टाइल गाइड के बिना कोई भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट इंग्लिश नहीं यूज़ कर सकता। तो वो किसी को नहीं पता, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में किसी को नहीं बता रहे। तो वी विल हैव टू लर्न अबाउट दो स्टाइल गाइड्स एज वेल एज दिस कॉन्ट्रैक्शंस। उसके बाद है सब्जेक्ट नॉलेज एंड लैंग्वेज कॉम्बिनेशन, जो मैंने आपको पहले ऊपर बताया था कि अगर एक सब्जेक्ट भी आपको आता है और इंग्लिश की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो यू कैन होप टू गेट ए वेरी गुड जॉब। तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज, हमें सब्जेक्ट की नॉलेज जो सीखनी पड़ेगी, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। किसी को पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को एनवायरनमेंट में हो सकता है, किसी को लॉ में हो सकता है। ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, इसमें से एक जो आपको बहुत अच्छा लगता है, एक से ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, तो उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, उसमें आप फिर आप अपनी जो अच्छी इंग्लिश है उसको यूज़ करके यू कैन होप टू गेट ए गुड जॉब। तो ये मैंने जैसे आपको बताया इंट्रोडक्शन टू स्टाइल गाइड्स, स्टाइल गाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बताऊंगा। फिर वर्बल एंड रिटन एक्सप्रेशन, तो बोलना और लिखने वाले एक्सप्रेशंस क्या हैं।
तो यूज ऑफ इडियम्स फ्रेजेस मैक्सिम, ये आपकी इंग्लिश को रिफाइन करते हैं, यानी कि इम्प्रेसिव बनाते हैं, तो ये भी सीखने जरूरी हैं। फिर कंटेंट फॉर्म्स, कंटेंट जो है हमारा वही है, दुनिया में सबसे जो महंगी चीज है वो कंटेंट है, गोल्ड से भी महंगा कंटेंट। तो वो आपको बताऊंगा कि कंटेंट की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं और उसको क्रिएट कैसे करना है, कंटेंट क्रिएशन। तो आगे आ गया, जैसे मैंने आपको बताया कि इस कॉम्प्रेस्ड कोर्स में मैं आपको पूरी जो एडवांस्ड इंग्लिश है वो सारी नहीं बता पाऊंगा। तो ये प्रोफेशनल यूज़ ऑफ इंग्लिश, तो अब इसमें ये जो बहुत थोड़े से स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया वो सीख कर, मेनली आप यहाँ तक लगाइए, यहाँ तक जो सीख कर वो प्रॉपरली उसको डिलीवर कर सकते हैं इंग्लिश को, दो स्टूडेंट्स कैन बी एलिजिबल टू लर्न प्रोफेशनल इंग्लिश। तो उनको ही थोड़ा सा फिर वो मैं बता पाऊंगा। तो इंट्रोडक्शन टू कंटेंट डिलीवरी फॉर्मेट्स है इसमें, फिर मॉक एक्सरसाइज हैं, फिर लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि एक्चुअली आपने इंग्लिश यूज़ कर देनी है प्रोजेक्ट्स में, और फिर प्रोफेशनल इंग्लिश है। तो ये सारी चीज़ें इस इंग्लिश के कोर्स में होंगी। But as I said, I will not be able to cover all these topics which are mentioned in this book, because we have to compress our course so that we could learn maximum English in minimum possible time. तो वो possible time ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कर रहे हैं, तो वो 5 या 6 महीने में, जो 15 साल में भी लोगों को नहीं आती इंग्लिश, तो वो 5 या 6 महीने में इंग्लिश थोड़ी सीख सकते हैं। तो अगर कोई स्लो है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। तो ये आज के लेक्चर में मैं इतना ही बता रहा हूँ, और फिर ये जो मैंने ऊपर ये वाले सारे जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं इनको हम फिर धीरे धीरे यहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। तो आज के अभी लेक्चर में इतना ही है। अब मैं इसको आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस नाउ। I have come back to the meeting room, and now I want to tell you that I will now, maybe tomorrow or day after, or when I get time, I will tell you about the next chapter of this English language course. And for the time being, I will be switching off this meeting. And thanks for watching. Thanks.